हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम आपका डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों, शिक्षा से तुम कर लो सारे प्यार मित्रों। अनपढ़ता का दुख से भारा, शिक्षा ले रही गैल गुजारा। शिक्षित कर लो गुण सारा, मन में लो इबदार मित्रों। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। तो अल्टरनेटिंग करंट को इन शॉर्ट हम एसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी बोलते हैं। अब ये वो वाला एसी नहीं है जो हम कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। होप सो कि आपको पता है ये करंट की एक टाइप है जिसका नाम हम एसी कहते हैं। अभी जब मैं सेकंड नेम लिखूंगी तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि करंट की दो टाइप होती हैं आपकी, वन इज़ एसी एंड सेकंड इज़ डीसी। ठीक है, तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले करंट तो सबको पता है, नॉर्मल सी चीज़ है कि करंट का मतलब क्या होता है आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर अगर हम बच्चों वाली डेफिनेशन की बात करें तो आप नॉर्मली क्या कहते हो, Q डिवाइडेड बाई में T, वो आपका करंट होता है। ठीक है, वो भी कि करंट हमें पता है कि ये होता है। अब नॉर्मली आपके दिमाग में आएगा कि करंट दो तरीके का होता है। जैसे अगर आप अपने आसपास देख रहे होंगे तो पंखा चल रहा होएगा, लाइट जल रही होएगी, तो वो सब जो कुछ है वो किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि उसके अंदर करंट आ रहा है, दैट्स वाई। अब करंट ठीक है, बट जो आप अपने घरों में जो भी आपके पास सप्लाई आती है वो कौन सा करंट है, क्या आपको पता है? होप्स हो कि आपको पता ही होगा कि वो हमारा एसी होता है। बिकॉज ऑफ 90% जो फॉर्म होती है करंट की वो एसी ही सप्लाई होती है। ठीक है, अब डीसी कहाँ यूज़ होती है? अगर 90% एसी यूज़ करते हो तो जो डीसी की है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो करंट है वो होता है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आप सिंपल सी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल डीप में जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल एक ये आपको ये लग रहा है कि छोटी सी डेफिनेशन है, इसे कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप बात करोगे लिमिट टेंड्स टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो डी आई अपॉन डी टी भी, सॉरी डी क्यू अपॉन डी टी भी इसका फॉर्मूला होता है करंट का। अब इसके बारे में आप +2 क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल ये टॉपिक भी तो हमारा शायद +2 क्लास में है, बट यहाँ पर हम थोड़ा और नए तरीके से, थोड़ी और मॉडिफिकेशंस के साथ पढ़ेंगे इसको। तो करंट आपका दो तरीके का होता है, इन शॉर्ट लिख रही हूँ मैं। पहला आपका एसी होता है, दूसरा आपका डीसी होता है। और जो दूसरा नाम है जिसका नाम है आपका डायरेक्ट करंट, और पहले का नाम मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का यूजेस क्या है? बिकॉज हमारा नाम अगर टॉपिक का अल्टरनेटिंग करंट है तो इतनी नॉलेज तो हमें होनी चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि एसी हमारे पास घरों में सप्लाई होता है, तो आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जो करंट है वो चलता कैसे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं, अब नॉर्मली आपको एक वायर दे दी जाएगी, उसमें जो करंट है वो ऐसे डायरेक्टली चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो एसी होता है और चलता कैसे वो भी हम देखेंगे। सेकंड है आपका डायरेक्ट करंट। अब दोनों में ये इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज 90% हम किसका यूज़ करते हैं, एसी का यूज़ करते हैं। ये क्यों स्टडी कर रहे हैं हम? जब भी आप किसी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, वैसे तो यूज़ तो बहुत जगह पे होता होएगा, बट जब भी हम बात करते हैं फिजिक्स की लैब की या फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट की, तो आपने ध्यान दिया होगा इस बात पे कि जब भी जो भी स्विच होता है वहाँ से जब भी आप ऑपरेटर्स को सप्लाई दे रहे होते हो तो क्या होता है, आप एक बैटरी एलिमिनेटर लगाते हो। ठीक है, वो बैटरी एलिमिनेटर क्या करता है एक्चुअली में, जो एसी आता है आपको उसको डीसी में आपके जो ऑपरेटर्स हैं, जो जिस भी एक्सपेरिमेंट में आप इंटरेस्टेड हो उसको वो डीसी सप्लाई करता है, एसी सप्लाई नहीं करता। जितने भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं फिजिक्स के उसमें हम डायरेक्ट करंट देते हैं ऑपरेटर्स को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो स्टडी है हमारी कांस्टेंट करंट होता है। एक्चुअली इसका नाम आप ये भी बोल सकते हो कि ये कौन सा करंट है,
कांस्टेंट। अब इसको कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं वो भी अभी आपको बताया जाएगा। पहली बात तो ये कांस्टेंट है, हम जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो जो करंट है वो कांस्टेंट ही सप्लाई करते हैं, बिकॉज हमें बाकी की जो चेंजेस है वो भी देखने होते हैं। अगर करंट को ही चेंज कर दोगे आप तो या रेजिस्टेंस या इंडक्टर या कैपेसिटर या फिर ईएमएफ, जिस भी चीज़ को आप देखना चाह रहे हो, जिस भी क्वांटिटी को एनालाइज करना चाह रहे हो वो आप एनालाइज कर ही नहीं पाएंगे। अब डायरेक्ट करंट, सेकंड थिंग आपका करंट नहीं मारता है। अगर हमने ऐसा कुछ ऐसे ही डायरेक्ट से सप्लाई कर दिया तो ये हमारे लिए एक रिस्की काम भी है। ऐसे तो फिर लैब में कोई काम ही नहीं करेगा अगर ऐसा ही है कि करंट मार रहा है वो, तो डीसी करंट नहीं मारता है पहली बात, एसी आपका करंट मारता है, ठीक है। अब लैब में यूज़ करने के लिए सबसे मोस्ट यूज़फुल है आपका डीसी। ऑपरेटर्स होता है चेंज करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एसी से मतलब डीसी में चेंज कर देंगे। एक ऑपरेटर्स होता है जो कि आप शायद पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। और सबसे मेन जो चीज़ है ना, अगर आप समझ पा रहे हो तो घरों में बेशक से आपके एसी आता है, बट जब भी आप फ़ोन चार्ज करते हो अपना तो आपका फ़ोन डीसी से चार्ज होता है। अगर आप इसको चीज़ को नहीं जानते तो अपनी नॉलेज में इंक्लूड करेंगे कि आपका फ़ोन डीसी से चार्ज होता है। अब जैसे ही आप यहाँ पर प्लग लगाते होते हो, यहाँ पर जो आपका होल्डर होता है, बाद में जो भी आपकी वायर है उससे उसको कनेक्ट कर रहे हो फ़ोन को, तो ये जो बीच में एक होल्डर है ना, इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम होता है। अब यहाँ पर हम इंजीनियर तो नहीं है कि इसको हम खोल के देखेंगे, बट हम इतना तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा फ़ोन है वो एसी से नहीं डीसी से चार्ज होता है। क्लियर है? तो सबसे मेन यूज़ बता दिया मैंने आपको, ठीक है, कि फ़ोन आपका इससे चार्ज होता है, ये इसी की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो एसी और डीसी का यूज़ है हमारे पास, तो पढ़ लें अब इसको। अब तक हमने सिर्फ नीड पढ़ी है, यूजेस पढ़े हैं। अब फ़र्क क्या है दोनों में, अगर हम एसी की बात करें और डीसी की बात करें तो फ़र्क देखो अब क्या होता है। अब करंट है तो टाइम के साथ ही चलता है, तो इसका मतलब क्या है, टाइम एक्सिस हमें लेनी पड़ेगी। यहाँ पर भी हमें टाइम एक्सिस लेनी पड़ेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखो आप, चार्ज, या फिर ईबी लिख सकते हो आप, ईएमएफ चेंजेस उसके अकॉर्डिंग। अब एसी की डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज एंड डायरेक्शन चेंजेज पीरियोडिकली। अब इस बात का क्या मतलब है कि आपने कह दिया कि एक ऐसा करंट जो कि क्या करता है, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड समझते होगे आप, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं कि भाई 5 एम्पियर करंट है, 4 एम्पियर करंट है, लाइक दैट। जो मैग्नीट्यूड है वो आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकली भी चेंज, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होएगा, और जो डायरेक्शन है करंट की वो भी पीरियोडिकली चेंज होती है। कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड तो चलो जो था वो था, बट जैसे ही इसकी डायरेक्ट, देखो स्टार्टिंग में करंट क्या है, ऐसे चल रहा है ऊपर की तरफ, आफ्टर सम इंटरवल पीरियोडिकली इसीलिए यूज़ किया गया है। वो क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को नीचे, डायरेक्शन चेंज मतलब क्या है, पहले वो ऊपर की तरफ जा रहा था, अब वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, चेंज ही कर रहा है अपनी डायरेक्शन को। तो अगर ऐसे चल रहा है आपका करंट, दैट मीन्स कि क्या है, वो आपकी एसी है। क्लियर है? बट डायरेक्ट करंट में क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट्स इट, सिर्फ कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है ये आपका डीसी होता है। इसके अंदर कोई पीरियोडिकली मोशन कुछ नहीं होता, सिंपल इतना होता है। अब इसके बारे में हमें नॉलेज कैसे मिलेगी कि भाई देखो डायरेक्ट करंट नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम डायरेक्ट करंट के बारे में। चैप्टर आपका अल्टरनेटिंग करंट है। करंट की दो टाइप होगी, एसी और डीसी। एसी मैंने बता दिया आपका क्या होता है, 90% यूज़ होता है मोस्टली, तो इसलिए इसको हम पढ़ना जरूरी समझते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ 2 मिनट की नॉलेज के लिए थी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। और एक और चीज़, कभी भी इस चीज़ को रिलेट मत करना। कई बार क्या होता है, जब भी हम बाइनरी नंबर पढ़ रहे होते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से बोलते हैं बच्चे की, जैसे ये आपने कभी सुना होगा डिजिटल सिस्टम होता है ये, तो ये डिजिटल सिस्टम अलग चीज़ है, डायरेक्ट करंट अलग चीज़ है। बच्चे कई बार हमें ये मतलब उनकी नॉलेज में ये होता है कि जो करंट ऐसे ऐसे चलता है ना, जिसके अंदर आपकी वैल्यू 0 1 0 1 0 1 ऐसे होती है, उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डायरेक्ट करंट में एक सीधी लाइन होती है, ये आपका डायरेक्ट करंट है, ये नहीं है, वो बिल्कुल अलग ही चीज़ है, फिजिक्स की अलग ही पार्ट है वो, ठीक है। वो जो सिस्टम है वो बाइनरी सिस्टम है, जो कि आपको पता होगा
हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर्स वगैरह ऐसा कुछ होता है जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उस लैंग्वेज को समझता है, हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको नहीं समझता है, ठीक है। तो इसको क्लियर करके डायरेक्ट हम सिर्फ AC को रख लेते हैं और AC में आपका एक ग्राफ सा बना दिया मैंने, एक वेव टाइप सा, इतना तो दिख रहा है। अब इसके बारे में हमें नॉलेज कैसे मिलेगी, ये तो वेव जैसा बना दिया आपने। अब ये था थ्योरेटिकली जो डेफिनेशन मैंने बताई है। अब फिजिक्स के अंदर क्या है कि जो भी चीज़ आपने थ्योरेटिकली स्टडी करी है उसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्म भी देते होते हैं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट भी है। एक्चुअली फिजिक्स हम मैथमेटिक्स के थ्रू ही अच्छे से क्लियर होती है। अब ये आपने जो बना दिया, सपोज कि ये यहाँ पर EMF भी हो सकता था, यहाँ पर आपका करंट का ये ग्राफ भी हो सकता था। अब आप ये बता दीजिए कि इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेव जो मैंने यहाँ बनाई है AC की, दोबारा बना रही हूँ मैं, ये ऐसे भी हो सकती थी, ये आपकी ऐसे भी हो सकती थी। ऐसे पता है आपको वेव चलती है, और वेव का मतलब क्या होता है, लाइक डिस्टर्बेंस होता है, तो ये डिस्टर्बेंस ही एक तरीके का। अब यहाँ पर वेव के बारे में तो आपको सब कुछ पता है, ये क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड होता है, मतलब जो मैक्सिमम पीक होती है वो होती है। ये आपका क्रस्ट होता है, ये आपका ट्रफ होता है। पूरी की पूरी साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, यहाँ से शुरू करो जीरो से एक बार हम ऊपर गए मतलब कंप्लीट, ये जो है ना हाफ साइकिल है। जब ये यहाँ तक कंप्लीट मतलब एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ, जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो एक साइकिल बनती है। दैट मीन्स कि ये कंप्लीट साइकिल बन गई आपकी 0 से लेकर t। टाइम कितना लगता है इसके अंदर, 0 से लेकर t। अब ध्यान से सोचो, अगर वेव की तरह रिप्रेजेंट किया है तो वेव की तरह हमें यहाँ पर नाम भी देना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, t का मतलब क्या है। ये क्या है आपका t/2 है। इसका मतलब यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है, t का मतलब सीधा सा आपका टाइम पीरियड से है। क्लियर है इतना, टाइम पीरियड से है। अगर टाइम पीरियड आ गया तो कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करेगा ये, मतलब कितनी बार पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट करेगा, उस चीज़ को हम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी हमें। तो दैट मीन्स कि हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो हम ओमेगा से डिनोट कर लेंगे, और अगर म्यू है जिसको हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो क्या होती है आपकी 2 पाई ओमेगा होती है। और यहाँ पर जो ओमेगा है वो क्या होता है आपका 2 पाई डिवाइडेड बाय में t। तो टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो आप ओमेगा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओमेगा भी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास। अब एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है, पीरियोडिकली ये जो चीज़ आपको दिख रही है ऐसे ही होती है, सिर्फ 2 ही वेव बनाई है मैंने, एक तो यहाँ से शुरू हो रही है और 0 से शुरू हो रही है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमने जो किया है वो करेक्ट है। अगर आपको ध्यान है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रह चुके हैं और नहीं भी रह चुके तो इतना तो हमें पता होना चाहिए, साइन की वैल्यूज़ को लेके जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको वो साइन का ग्राफ होता है, और जो नीचे वाला जो आपको दिख रहा है वो आपका कोस का ग्राफ होता है, कोस थीटा का या साइन थीटा का। मेरा यहाँ पर साइन थीटा से मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से है, ये आपका साइन थीटा का ग्राफ है, ये आपका कोस थीटा का ग्राफ है। अब तुम ध्यान से जब सोचोगे तो अगर मान लो साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी एक तरीके से वेव है, साइन के जैसी है, तो हम मैथमेटिकली इसको साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, या तो साइन से करेंगे या तो कोस से करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ साइन और कोस ही क्यों चूज़ किए, बिकॉज करंट जैसे चल रहा है उस तरीके से सिर्फ साइन थीटा का या कोस थीटा का ही ग्राफ होता है, बाकी किसी का नहीं होता। बाकी अगर आप ग्राफ देखोगे, अगर मैं बात करूं सिकेंट की या कोसिकेंट की, तो कुछ इस तरीके के ग्राफ होते हैं, एग्जैक्ट नहीं है ये, जस्ट अप्रॉक्सीमेशन है। और अगर टेन थीटा के ग्राफ की बात करेंगे तो ऐसे इन्फिनिटी पे जाके मतलब ऐसा कुछ होता है, मतलब इन्फिनिटी पे जा रहा होता है। अब ये तो वेव जैसे नहीं है, दैट्स वाई हम क्या नहीं करते, टेन थीटा या किसी और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से वेव को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा या कोस थीटा को ही एज ए फंक्शन चूज़ करते हैं वेव को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो EMF भी ऐसे चल सकती है, करंट भी ऐसे चल सकता है। तो इनकी मैथमेटिकल नोटेशन बना लेते हैं। मैथमेटिकल नोटेशन क्या है, वाई का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ यही क्यों चूज़ किए गए हैं। तो जो मैथमेटिकल फॉर्म है करंट को रिप्रेजेंट करने की, यहाँ पर ये E से मेरा मतलब है EMF से है, E
नॉट साइन ओमेगा टी। अगर करंट को लिखना है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन की जगह पे आप कोस ले सकते हैं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो। ओके, या फिर मैं लिख ही देती हूँ ई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर भी करंट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब एक बार समझ लें कि यहाँ पर ई से मतलब ईएमएफ से है, कंप्लीट से। ई नॉट का मतलब क्या है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है वैसे तो, मतलब कितनी हाइट है, कितनी मैक्सिमम पीक ले रही है आपकी वेव, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन मतलब साइन थीटा क्यों यूज किया गया है बता दिया, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ग्राफ ऑफ द साइन थीटा इज सिमिलर टू दिस वेव। एंड टाइम पीरियड जो है यहाँ पर मैंने स्मॉल टी से लिया है, हर एक पॉइंट पे टाइम है। और ये कंप्लीट ओमेगा का मतलब आपका थीटा से है, और थीटा मतलब क्या है, एक तरीके का फेज ही है। फेज मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखोगे तो ये 0 से शुरू हो रहा है, ये 90 से शुरू हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस की बात करोगे तो वो 90 डिग्री का। कैसे फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमारा आगे आएगा टॉपिक्स के अंदर। फिलहाल आप इतना समझेंगे कि जो ये थीटा मैंने लिया है एक तरीके का, ये आपका जो नॉर्मल लैंग्वेज में थीटा होता है, फिलहाल उसको यही सपोज करके चलो। बाकी ओमेगा टी का मतलब है कि कितने फेज डिफरेंस के साथ वो आगे वेव चलती जा रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी नॉलेज एसी के बारे में और डीसी के बारे में। और एक जो एसी का जो सोर्स है वो होता है आपका डायनामो या फिर इन्वर्टर बैटरी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आपके एग्जाम्पल हैं एसी के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एसी पढ़ लिया, डीसी पढ़ लिया, एसी के बारे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपने वो स्टडी कर लिया। अब आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्या आने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये दोबारा नहीं बताऊंगी मैं, एक बार में ही मैंने बता दिए हैं, जस्ट इनकी डेफिनेशन लिखनी है वो आप लिख लेंगे। यहाँ पर लैम्डा का कोई काम नहीं दिया रखा है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको क्या करना है, जैसे 4 टॉपिक आएंगे इकट्ठे, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बाकी ऑटोमेटिक टॉपिक हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है, आपसे मीन या फिर एवरेज वैल्यू पूछेंगे, किसकी, करंट की, कहाँ से कहाँ तक। पहले वो पूछेंगे कंप्लीट साइकिल में 0 से लेकर t तक। उसके बाद मेन या एवरेज वैल्यू पूछेंगे आपसे करंट की 0 से लेकर t/2 टाइम पीरियड में। इसके बाद आपसे पूछेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताओ करंट की, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t/2 तक। उसके बाद आपसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछेंगे, वो सॉरी यहाँ पर ईएमएफ पूछेंगे, आई थॉट, कोई नहीं पहले इतना करते हैं फिर देखेंगे। अब देखो, अगर आप बात कर रहे हो फर्स्ट टॉपिक की, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ दोनों टॉपिक साथ में हो जाएंगे, फर्क सिर्फ लिमिट का पड़ेगा। क्या है, अगर आप बात कर रहे हैं मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की 0 से लेकर t/2, सपोज करो आपको एक वेव दे रखी थी, वेव 0 से शुरू कर रही हूँ मैं, टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक का है 0 से लेकर t, यहाँ से यहाँ तक का कितना है t/2। अगर ये ग्राफ आपका ईएमएफ का है तो यहाँ पर ईएमएफ लिख दो, करंट का है तो करंट लिख दो। ये जो वैल्यू है या तो ये I0 है या तो ये E0 है। इसके बाद क्या करना है आपको कि पूछ रहा है वो आपसे कि करंट की कितनी वैल्यू है 0 से लेकर t/2 तक। वैसे नॉर्मल अगर हम थ्योरेटिकली, पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे थ्योरेटिकली। ईएमएफ कितनी दे रखी है, ईएमएफ है आपकी E0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो वैल्यू है आपको करंट की फाइंड आउट करनी है, मतलब करंट पूछा है उसने और वो भी मीन करंट पूछा है, तो मीन करंट निकालने के लिए आपके पास करंट की वैल्यू होनी चाहिए एवरेज, और एवरेज हम प्रोबेबिलिटी यूज करके निकालेंगे। टोटल टाइम कितना है आपके पास, dt है। अब यहाँ पर चेंज कितना हो रहा है टाइम के अंदर, I0 साइन ओमेगा टी। अब कितने टाइम में पूछ रहा है वो, 0 से लेकर t टाइम में। जब भी आप इस वैल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो आपको वैल्यू मिलेगी 0, मतलब आंसर मिलेगा 0। और वैसे नॉर्मली सोचने की बात थी, कंप्लीट साइकिल में अगर बात करोगे, इसने एवरेज पूछा है ना, देखो करंट तो है,
एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे जा रहा है, ऐसे चल रहा है तो करंट तो है, बट एवरेज अगर पूछा है तो ध्यान से देखो, एवरेज मतलब एक तो अपर हाफ में है एक लोअर हाफ में है, तो दोनों जो वैल्यू है वो क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। और एवरेज तो कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस करोगे तो वैल्यू 0 ही आ रही है। और वैसे भी नॉर्मली अगर सोचोगे तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है आपका माइनस के कोस ओमेगा टी, और डिवाइडेड बाय में होता है आपका ओमेगा। 0 से t वैल्यू को पुट करोगे, ओमेगा की वैल्यू भी पुट करनी है, क्या आएगी यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर कितनी आएगी t वैल्यू, और यहाँ पर का आंसर कितना आएगा 0, मतलब ये बनेगा आपका 1 - 1, और 1 - 1 आंसर कितना है 0। तो ये तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था। अभी एक्चुअल जो इंटीग्रेशन है कैसे करना वो हमें इस वैल्यू में पता चलेगा। सिर्फ यहाँ पर 0 से लेकर t/2 तक इंटीग्रेशन करना है। बट यहाँ का रिजल्ट क्या है, आज के टॉपिक का रिजल्ट क्या है, हमने करंट के बारे में स्टडी किया है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक शुरू किया है। अब एक नंबर में आ सकता है वैसे ये क्वेश्चन, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि मीन या एवरेज वैल्यू बताओ करंट की सर्किट के अंदर, अगर आपको पूरी की पूरी साइकिल में पूछा गया है, मतलब 1 कंप्लीट साइकिल में। 1 कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या है, 0 से लेकर t तक पूछ रहा है वो आपसे, तो 0 से लेकर t तक कितना आया, मैथमेटिकली भी 0 आया है, थ्योरेटिकली सोच रहे हो तो भी 0 आएगा। बट अगर 0 से t/2 अगर आप बात करोगे तो वैल्यू सिर्फ इतनी है, चाहे वो बात सिर्फ एवरेज की कर रहा होगा बट फिर भी वो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। एवरेज इन द सेंस कि देखो जो करंट है वो ऐसे से चलते जा रहा है, तो इस 0 से लेकर t/2 में हर पॉइंट पे करंट तो नहीं बता सकते बट एवरेज की बात तो कर सकते हैं। दैट्स वाई उसने क्या किया है, एवरेज की बात करी है। ओके, नेक्स्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में सिर्फ बेसिक डिस्कशन करना था। नेक्स्ट हम फर्दर बहुत सारी नॉलेज हमें गेन करनी है, बहुत कुछ पढ़ना है इस टॉपिक में, कैपेसिटर के बारे में, इंडक्टर के बारे में। आपका जो फ़ोन है वो कैपेसिटर से, एक्चुअली जो मैंने एक डाउट छोड़ा था वो कैपेसिटर की चार्जिंग होती है, एक्चुअली जो भी आपका फ़ोन चार्जिंग होता है या डिस्चार्ज होता है, मतलब एक बार चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है, वो सब कुछ किसकी वजह से होता है, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।